नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल और एप्लीकेशन विजिल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज हमारे फिजिकल एजुकेशन के डेमो क्लास का ये दूसरा पार्ट है। यूपीएलटी ग्रेड के लिए जो कोर्स लॉन्च हुआ है उसके डेमो क्लास के दूसरा भाग है। जी हाँ, 120 प्रश्न आते हैं फिजिकल एजुकेशन में। उसमें मैंने 50-60 चुनिंदा प्रश्नों को चुना है जिसमें कुछ दम है, थोड़ा दमदार क्वेश्चन है, और 50-60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप आराम से कर सकते हैं। तो उनको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है, धीरे-धीरे आपको 5-6 पार्ट में देंगे। ठीक है, पहला पार्ट हो चुका है, आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि किस प्रकार के हमारे कोर्सेस चलने वाले हैं। ठीक है, आज दूसरा पार्ट है, इसमें हम लोग 8-10 क्वेश्चन हल करेंगे, देखेंगे। चूँकि हमारा हमेशा से जो क्लास रहा है साथियों, वो थ्योरी क्लास रहा है, डिटेल में रहा है। ठीक है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को समस्या होती है कि जी हाँ, थ्योरी क्लास में थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम होता था कि कुछ लोगों को तो बड़ा मज़ा आता था कि नहीं, डिटेल ज़्यादा हमको चाहिए। कुछ लोगों को लगता था कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो तो ज़्यादा बेटर है। उसीलिए मैं लेकर आया क्वेश्चन आंसर सीरीज। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल फीस में। जी हाँ, 1000 फीस रखा था मैंने, जो कि पहले भी था। अभी जो कोर्स लॉन्च हुआ है 1000 रुपये पूरे कोर्स का फीस है, 1 साल का ड्यूरेशन है। लेकिन उस पर मैंने छूट दिया था क्या, प्रथम 500 लोगों के लिए 50% डिस्काउंट, माने 500 रुपये। इतना बड़ा कोर्स, इतना बड़ा फिजिकल एजुकेशन का कोर्स, इतना बड़ा जीके जीएस का कोर्स, सिर्फ 500 रुपये। चूंकि वो ड्यूरेशन पूरा हो गया, ठीक है, और आप लोगों का प्यार मिला, लेकिन शिकायत भी मिली कि सर एक आध हफ्ते का और चांस दे दिया जाए। तो चलिए, अभी कुछ दिन का चांस है, आप लोग 500 रुपये में अवेल कर सकते हैं मात्र इतना बड़े कोर्स को। ठीक, चूंकि मैं अपने कोर्स का कभी प्रचार प्रसार नहीं करता। हाँ, मैं दे देता हूँ, लेकिन चूंकि इस समय यूट्यूब चैनल पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, इसलिए मेरी बातें पहुँच नहीं पाती हैं, तो थोड़ा सा कहना पड़ रहा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मज़ा आ रहा है, अच्छा लगता है, ईमानदारी दिखती है, ठीक, तो आप लोग अपने तक न सीमित रख करके इसको फैलाइए, और झूठ साच न बोल करके ओरिजिनल चीज़ें कि अगर ठीक है, दमदारी है तो स्वागत है आप लोगों का, और नहीं तो ऐसा लग रहा है कि ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा तो छोड़िए, जाने दीजिए। ठीक है, अपने उसी अंदाज में। चलिए, फिलहाल आज को इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, चूंकि यहां पर बहुत डिटेल हल नहीं करूंगा, इसका जो चैप्टर वाइज हल होगा वो डिटेल में होगा, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कंट्रास्ट बात में प्रयोग की जाने वाली प्रथम वस्तु क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट वैसे विपरीत होता ही है, तो यहां पर कंट्रास्ट बात माने होता है गर्म पानी ठंडा पानी। इसका पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में। बस इतना जानिए, कंट्रास्ट बात क्या होता है, गर्म पानी ठंडा पानी। एक टब लिया जाएगा गर्म पानी का, एक टब लिया जाएगा ठंडे पानी का। ठीक है, 40-45 डिग्री सेल्सियस इसका रहेगा, इसका भी 10-15, मतलब ये समझिए कि ये ठंडा रहेगा काफी, और ये गर्म रहेगा, ऐसा गर्म जो सहनीय हो, जो टॉलरेबल हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको कुछ मसल्स कंट्यूजन भी है, या छोटे मोटे चोट है, आप समझिए कि हम गर्म पानी में कुछ देर बैठ गया, टब में बैठ गया, या बहुत ही ठंडे पानी में कुछ देर टब में बैठ गया, सोचिए क्या हाल होगा हमारा, कितना रिलैक्स मिलता है। ऐसा पानी गर्म या ठंडा कि बियरेबल हो, सहनीय हो। आपने बिहार में शायद सुना होगा, एक कुंड है जहां पर खूब गर्म पानी का सोता है, पता नहीं कहां से आता रहता है। हम लोग पहुंचे थे जब घूमने, तो वहां जब गए तो पहले तो लगा कि अभी तो निकल जाएंगे, इतना छनछना रहा था, इतना गर्म पानी। लेकिन जब गए कुछ देर बाद, एक आध मिनट बाद थोड़ा सा सहनीय हो गया, टॉलरेबल हो गया, तब काफी देर तक उसमें किया। लेकिन ये है कि इतना रिलैक्स फील हो रहा था, लगा कि हाँ, ये जो कंट्रास्ट बात होता है ना, तो वहां तो हम लोगों ने केवल हाइपर थेरेपी लिया। हाइपर माने होता है गर्म पानी का स्नान, और हाइपो माने होता है ठंडे पानी का स्नान, जो क्रायोथेरेपी वगैरह होता है। ठीक, तो हम लोग इसको खूब डिटेल में पढ़ेंगे सीरियल से। अभी यहाँ पर देख रहे हैं पहले, तो इसमें गर्म पानी, इसमें ठंडा पानी। तो पहले गर्म पानी में अपने उस चोटिल भाग को डालेंगे। ठीक है, कंट्यूजन वगैरह है, चोट वगैरह, स्प्रेन वगैरह है। ठीक है, तो पहले गर्म पानी को में डालेंगे कम से कम 3 मिनट तक, सिंपल एक बता रहा हूँ फार्मूला। उसके बाद फिर 1 मिनट इसमें ठंडे पानी में,
फिर निकाल करके इसमें डालेंगे 2 से 3 मिनट, फिर निकाल करके 1 मिनट, ऐसे ऐसे करके प्रक्रिया 20 से 25 या 30 मिनट तक लगभग, माने एक सेट जो होगा 25 से 30 मिनट का होगा, उतना करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार ऐसे ओवर यूज चोटें होती हैं, अक्यूट इंजरी होती है, क्रॉनिक इंजरी होती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे साथियों। इंजरी के बारे में थोड़ा जान लो। क्रॉनिक इंजरी माने होता है बहुत ही पुराना, बहुत दिनों से ऐसा रोग बढ़ते 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 एकदम नासूर बन चुका, क्रॉनिक इंजरी। अक्यूट इंजरी जो नई नई चोटी है, जो बिल्कुल नई चोटी है, अक्यूट इंजरी। और जो ओवर यूज होती तो छोटी छोटी है, लेकिन इतनी बार उस पर यूज कर लिया जाता है, उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है कि ये चोट बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे नॉर्मल एंकल में अगर आपको चोट लगी है वॉलीबॉल या बैडमिंटन खेलते समय, मैं भुक्तभोगी हूं, आई हैव बीन द विक्टिम। ठीक है, अब लग गया, चोट लगा है, स्प्रेन आया है, दर्द है, डॉक्टर ने मना किया, लेकिन आप उसी पे खेलते चले जा रहे हो, खेलते चले जा रहे हो। तो फिर वो मेरा हाल हुआ था 4-5 महीने बैडमिंटन में। अभी तो थोड़ा आराम है, ठीक है। और आराम किस लिए है? कि बरसात की वजह से है खेलने को मिला ही नहीं। तो क्रॉनिक इंजरी, एक्यूट इंजरी, ओवर यूज इंजरी, इस टाइप में कई चीजें होती हैं, तो अलग अलग सबका है, सब में फायदा करता है। तो इसको कंट्रास्ट बात बोलते हैं, जहां गर्म पानी ठंडा पानी, पहले गर्म फिर ठंडा, पहले गर्म फिर ठंडा। ठीक है, कई जगह मिलता है पहले ठंडा फिर गर्म। कुछ बहुत अच्छे लेखकों ने भी ये लिखा हुआ है पहले ठंडा फिर गर्म, जबकि पहले गर्म है फिर ठंडा। ठीक है, इस पर आप लोग डिबेट करते रहिएगा, और अगर बाई चांस मैं गलत हूं तो आप लोग करेक्ट करने का प्रयास करिएगा। अभी से क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है, तो पहले क्या लगाएंगे? पहले गर्म पानी, गर्म ठंडा, ठंडा पानी, गुनगुना पानी। ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो कंट्रास्ट पाथ में क्या होता है? गर्म और ठंडा, पहले गर्म पानी फिर ठंडा पानी, गर्म पानी ठंडा पानी। इसका जितना कॉन्फ़िगरेशन होता है, कितने कितने मिनट पर, कितने कितने चीजों पर, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट जस्ट मैचिंग। वो मैच नहीं कर रहा है, एक दूसरे से सगे नहीं है। ठीक है, कौन कौन है? सरप्लस एनर्जी थ्योरी साथियों, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। जहां ये खेल का सिद्धांत है, अतिरिक्त ऊर्जा। अब इसको बता रहे हैं, है तो एक सवाल, लेकिन आपका 4 सवाल बिल्कुल समेटे हुए हैं, और चारों आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा साथियों। ठीक है, सरप्लस एनर्जी थ्योरी माने आपकी अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। ये दिया था स्पेंसर और मिलर ने, स्पेंसर और मिलर ने। ठीक है, जबकि यहां पर है कार्ल करके कुछ है, इसका मतलब ये गलत है। कैथार्टिक थ्योरी अरस्तु ने दिया था, इंग्लिश में एरिस्टोटल, तो ये सही है। रिकैपिचुलेटरी थ्योरी माने पुनः अवलोकन की धारणा, ये स्टेनली हॉल ने दिया था। देखिए स्टेनली हॉल, ये सही है। इन सर्किट, सॉरी इन सर्किट नहीं है, इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी माने सहज क्रिया प्रैक्टिस थ्योरी, ये दिया था मैकडूगल ने। ये भी थोड़ा धक गया है, लेकिन आपको मैं इतनी बार बोलूंगा कि याद हो जाएगा। ठीक है, पहले का हर्बर्ट स्पेंसर, दूसरे का अरिस्टोटल, तीसरे का स्टेनली हॉल, और चौथे का मैकडूगल। चारों थ्योरी आपका तैयार हो जाना चाहिए साथियों। तो कैथार्टिक थ्योरी माने पहले इसको देखते हैं, पहले को खेल का सिद्धांत बताया जा रहा है, माने मनुष्य खेलता क्यों है, खेल की तरफ अग्रसर क्यों होता है। तो अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत मतलब हम जो भी काम करते दिन भर में, हमारा जो भी पर्पज है, जो भी हम, चाहे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन है, लेबर है, कुछ भी हैं, हम सब कुछ करने के बाद भी हमारे पास कुछ ऐसी ऊर्जा बच जाती है जिसको खर्च करने की जरूरत पड़ती है। माने उस अगर एनर्जी को खर्च न करें तो हम अधूरे मतलब अपने आप को महसूस करते हैं। तो उस अतिरिक्त ऊर्जा जो हमारे पास बची है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे पास बची है, उसको खर्च करने के लिए हम खेल की तरफ प्रवृत्त होते हैं। माने वी प्रोसीड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स ओनली टू फुलफिल आवर विशेस, जस्ट व्हाटएवर वी हैव द एक्स्ट्रा एनर्जी। हमारे पास जो कुछ भी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको अकम्प्लिश करने के लिए, मतलब उस एनर्जी को खर्च करने के लिए हम खेल की तरफ जाते हैं। कुछ भी आप काम करके खाली होते हैं, इनके कहने का मतलब है जो स्पेंसर और मिलर ने कहा कि अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत मतलब सरप्लस एनर्जी थ्योरी ये बताता है कि हम सारा काम करने के बाद हमारे पास कुछ एनर्जी बच जाती है, और उस एनर्जी को खर्च करने के लिए, उस एनर्जी को किसी तरह समाप्त करने के लिए हम खेल की तरफ बढ़ते हैं। खेलेंगे, कूदेंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, कुछ भी, कम से कम वो बची हुई एनर्जी को लॉस करते हैं, इसीलिए हम खेल की तरफ
अग्रसर होते, खेल की तरफ मूव करते, ठीक है। तो सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दिया? स्पेंसर और मिलर ने। कैथार्टिक थ्योरी साथियों, वैसे इसका हिंदी मतलब होता है विरेचन, विरेचन का सिद्धांत, या इसको बोलेंगे शुद्धिकरण का सिद्धांत। शुद्धिकरण, विरेचन का सिद्धांत या शुद्धिकरण का सिद्धांत। कैथारसिस एक शब्द होता है, कैथारसिस माने शुद्धिकरण। तो इसको अरस्तु ने दिया साथियों, वही अरस्तु, सुकरात जिसको मारा गया था, सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर, वही सिकंदर जो भारत में आक्रमण किया था, ठीक है। तो वैसे उनका असली गुरु थे अखिलीस, लेकिन उनके राजनीतिक गुरु थे सिकंदर। तो कैथार्टिक थ्योरी उसने उन्होंने दिया, किसने? अरस्तु ने, अरिस्टोटल ने। क्या दिया? कि हम लोग अपने आप को प्योर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, अपनी जो चीजें जो प्रॉब्लमेटिक है उसको सही करके, हम सही करने के लिए खेल की तरफ अग्रसर होते हैं। मतलब बता रहा हूं, इसका मतलब इन्होंने एक दुखांत नाटक का उदाहरण दिया। ट्रेजेडी, जो ट्रेजेडी प्ले होता है, प्ले जैसे शेक्सपियर को मान लीजिए हम लेते हैं, तो उन्होंने क्या क्या लिखा? मैकबेथ भी लिखा, ओथेलो लिखा, और जितनी ट्रेजिक स्टोरी उनकी है, ठीक, ट्रेजिक स्टोरी, मैकबेथ एक लाजवाब ट्रेजिकल स्टोरी है, और ओथेलो है रोमियो एंड जूलियट जिसमें दुखांत है। ये मतलब ट्रेजेडी माने होता है जिसका अंत में बहुत ही बुरा परिणाम हो, हीरो मर जाएगा, हीरोइन मर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो कहते हैं कि जब हम नाटक देखते हैं, दुखांत नाटक देखते हैं, और उसके बाद जो उसके साथ कनेक्ट करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, दो चीजें इसमें बताया इन्होंने, फियर और इमोशन। फियर और इमोशन दो चीजें इन्होंने जोड़ा इससे, ये किसे? कैथार्टिक थ्योरी से, कैथारसिस से दो चीजें जोड़ा। क्या जोड़ा? फियर और इमोशन। माने उन्होंने कहा कि जब हम कोई ट्रेजिक स्टोरी देखते हैं, ठीक है, ट्रेजिक स्टोरी माने ट्रेजेडी देखते हैं, कोई दुखांत चीज देखते हैं, तो पहले तो हम इमोशनल जुड़ जाते हैं उस मुख्य पात्र से, मेन कैरेक्टर जो उस उपन्यास का है, नाटक का जो भी है, तो हम उससे जुड़ते हैं। तो उसके जैसे मान लीजिए उसके साथ जो बुरा हो रहा है, सारी हमारी इमोशन, सारी फीलिंग उसके साथ ज्वाइंट हो जाती है, ठीक है। करीब बाप रे बाप, इतना बुरा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, हम उसके रोने के साथ रोते हैं, हंसने के साथ हंसते हैं। कहने मतलब हम जो मेन प्रोटेगोनिस्ट है, माने जो मुख्य पात्र है, उसके साथ अपने आप को तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, साम्य कर लेते हैं, सिमिलर बना लेते हैं, और उसके इमोशन से अपने इमोशन को जोड़ते हैं। प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है? कि वहां पर हम सोचते हैं कि काश, फियर होता है, डर होता है कि हमारे साथ भी ऐसा हो गया तो। जैसा जैसा हीरो के साथ हो रहा है, जैसे जैसे ट्रेजिक इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स उसके साथ हो रहा है, वही मेरे साथ सेम सेम हुआ तो डर होता है। इन दोनों को समायोजित करने के लिए, माने सही सही करने के लिए, लोग खेल की तरफ प्रवृत्त होते हैं कि भैया इस टाइप की घटनाएं भविष्य में हो सकती हैं, मेरे साथ भी हो सकता है, जिस प्रकार से नाटक में हो रहा है। उन्होंने दुखांत नाटक का जिक्र किया, ठीक, क्योंकि सुख तो कोई नहीं याद करना चाहता ना, सब दुख को याद करते हैं। तो अरस्तु ने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार दुखांत नाटक को देखते समय हम डरते भी हैं, इमोशन से अपने आप को कनेक्ट करते हैं हीरो से, और डर भी लगता है कि कहीं हमारे साथ हुआ तो क्या हुआ, तो उसको शुद्धिकरण माने ऐसे चीज को सही करने के लिए, ये गलत ना हो, हम खेल की तरफ प्रवृत्त होते हैं, ठीक है। यही है कैथारसिस, यही है शुद्धिकरण, यही है विरेचन का सिद्धांत। किसने दिया? अरस्तु ने दिया। सिंपल, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दुखांत नाटक का हेल्प किसने लिया? ऐसे सवाल आए हुए हैं, दुखांत नाटक का हेल्प किसने लिया अपनी खेल के सिद्धांत को साबित करने के लिए? तो अरस्तु ने। रिकैपिचुलेटरी थ्योरी माने पुनः अवलोकन की धारणा, माने पुनः अवलोकन की धारणा। साथियों, हमारा जो प्राचीन इतिहास क्या रहा, पाषाण काल का आदि मानव, स्टोन एज के जो पुराने जो बंदर वाले हम जाति प्रजाति वाले थे, है ना। तो जब हम बंदर के रूप में थे, जब हजारों लाखों साल पहले, जब हम बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते थे, नेचुरल अवस्था में रहते थे, तो हमारा काम क्या था? खेलना। खेलना माने कूदना, जंप करना, भाला लेकर शिकार के पीछे दौड़ना, मारना, है ना, तोड़ना फोड़ना, हमारा काम यही रहता था। तो जिस प्रकार से आज जो अपने मन में क्रोध को पालते हैं, और जैसे होता है ना कि कोई बदला लेने के लिए सैकड़ों साल बाद, कई पीढ़ियों बाद भी कत्ल मर्डर करके बदला लेते हैं, भूलते नहीं है, उसी प्रकार हम भी अपने आदि पुरुष को, अपने पूर्वजों को, हमारे पूर्वज तो भाई बंदर रहे हैं, जैसे अभी तक कहा जा रहा है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हमको याद है
कि हम अपने जमाने में लाखों साल पहले, हजारों साल पहले कूदते थे, फेंकते थे, दौड़ते थे, जंप करते थे, कुल ये सब चीजें अभी भी हमारे मन में है। कहने पुनः अवलोकन, फिर से पीछे ढकेलते, पीछे की तरफ देखते हैं। अरे यार, हमारे पुरखा पूर्वज तो खेलते थे, कूदते थे, जंप करते थे, वो चीज अभी हमारे अंदर है। थोड़ा हमारे मन में आता है कि थोड़ा जंप कर लें, थोड़ा दौड़ लें, थोड़ा कूद लें, थोड़ा फेंक लें, हाँ, थोड़ा उछल लें, मतलब इधर से उधर डांक लें। तो उसी के लिए हम लोग खेल की तरफ झुकते हैं। पुनः अवलोकन की धारणा, रिकैपिचुलेटरी थ्योरी, ठीक है, ये किसने दिया था? जी स्टैनली हॉल ने, जी स्टैनली हॉल ने। ठीक, तो ये हो गया कि हमारा जो पहले की कहानी है, बंदरों वाली कहानी है, हमारा वही काम होता था, खेल कूद दौड़ भाग। तो वो चीजें अभी मिटी हुई नहीं है, उसको हम लोग ताजा किए हुए हैं। तो उसको फुलफिल करने के लिए, वो चीजें फिर से जागृत करने के लिए हम लोग खेलते हैं, अपनी ही क्वालिटी को, पुरानी क्वालिटी को जिंदा करने के लिए खेलते हैं। अब आ गया इंस्टिंक्ट थ्योरी। इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी माने सहज क्रिया अभ्यास सिद्धांत। सहज क्रिया, साथियों, अगर आप बाथरूम में जाते जाते गुनगुना रहे हो, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू सुनाऊं अगर, है ना, आप कुछ भी गीत गा रहे हो, मैं अक्सर एक गीत गाता हूं, आप लोगों को हमेशा मोटिवेशन की एक सबसे अच्छी लाइन होती है, क्या? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। गला बैठा है लेकिन जोश जबरदस्त है। तो यहां पर इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी, देखिए ये सहज क्रिया है। अगर मैं गा रहा हूं, मेरी आवाज भले भैंस की तरह हो, लेकिन ये मेरी सहज क्रिया है, किसी ने बताया नहीं, अपने आप निकलता है। कुछ ऐसी हमारी, इन्होंने बताया कि 14 हमारी इंस्टिंक्ट्स होती है, मतलब 14 हमारी सहज क्रियाएं होती हैं, उसमें 14 में से एक खेल है। ठीक है, 14 खेल। जैसे आप बिना कुछ कहे अगर कोई चीज करने लगते हैं, तो कहते हैं ना कि हम लोग जब इंग्लिश में बोलते हैं कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हॉबी क्या है, तो हॉबी बताया नहीं जाता, हॉबी कराया नहीं जाता, अपने आप ये जन्मजात पैदा होता। अगर यार कुछ बच्चे होते हैं टिकट कलेक्ट करते हैं, कुछ बच्चे बागवानी में बड़ा भाग लेते हैं, कैसे? ये नेचुरल होता है, इंस्टिंक्ट है, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो 14 सहज क्रिया हमारी जो मनुष्य की होती है, अपने आप करने का मन करता है, कोई इस पर बाधा नहीं होता है, किसी ने सिखाया नहीं है, अपने आप अंदर से निकलता है। उन 14 में से हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे, खूब डिटेल तो वही गया, लेकिन बकायदे जब पढ़ेंगे खेल का सिद्धांत, तो उसमें जब वहां से क्वेश्चन बनेगा तो और डिटेल पढ़ेंगे, 14 को पढ़ लेंगे उसमें। तो 14 में से एक खेल है, इसकी वजह से हम खेल खेलते हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, और पुनः अवलोकन की धारणा, और सहज क्रिया सिद्धांत इंग्लिश में। हिंदी में अगर इंग्लिश में देखना हो तो देख लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में, मोटो में फोर्टियस का क्या अर्थ है? फोर्टियस ये अक्सर बड़ा कंफ्यूज करता है, हम लोग देखते हैं CAF। ठीक है, अब तो एक चौथा भी हो गया। ठीक है, सी माने साइटियस, और उसको हम लोग साइटियस, ए माने अल्टियस, एफ माने फोर्टियस। ठीक है, फोर्टियस। और तेज और ऊंचा और शक्तिशाली, ध्यान दीजिएगा, तेज दौड़ोगे उड़ जाओगे, तेज दौड़ोगे तो उड़ जाओगे, उड़ने लगोगे, और तेज और ऊंचा और शक्तिशाली। और देखिए, और तेज और ऊंचा, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। अब आता टुगेदर, एक नया शब्द जुड़ गया, टुगेदर, टुगेदर। ठीक है, टुगेदर। अब उसको अगर हम, जो लैटिन भाषा है, जो साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? और ऊंचा, और तेज और ऊंचा और स्ट्रॉन्गर, माने स्ट्रॉन्गर होगा और ऊंचा होगा और शक्तिशाली, ये होगा, सही होगा आपका होगा। तो इससे याद रखिएगा, साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस माने और तेज और ऊंचा और शक्तिशाली। जब आप तेज दौड़ते हो तो ऊंचा उड़ने लगते हो और पावरफुल होते हो। फिर अभी जो कि कोविड में, ये 2021 में बदल दिया गया, इसमें एक बदल क्या दिया गया, इसमें डाल दिया गया टी, टुगेदर, कैफ्ट हो गया है अब, टुगेदर इंग्लिश में अगर देखते हैं। और यहाँ पर हो गया कम्युनिटर, सॉरी, यहाँ पर अगर मैं इसको दूं तो सी है, CAFC। ठीक है, कम्युनिटर।
कम्युनिटर, ठीक है, कम्युनिटर, साइटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर, साइटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर, CAF, ये बिल्कुल सीरियल से याद करना। तो ऐसे भूलेगा नहीं, ऐसे हमेशा भूल जाते हैं, आप कैसे याद रहेगा? और तेज जाओगे पहले, और तेज, साइटियस बने और तेज, और ऊंचा, जब तेज जाओगे तो उड़ने लगोगे ऊंचा, और शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली हो जाओगे, तब साथ में सबके आ जाओगे भैया, टुगेदर, है ना, कम्युनिटर, टुगेदर, ये 4 है। और आपको पता होगा, थोड़ा सा इससे संबंधित फटाफट देख लेते हैं। 1894 में क्या बना था? IOC, इंडियन ओलंपिक कमेटी। इंडियन ओलंपिक कमेटी किसने बनाया था? पियरे डी कुबर्टी ने। ये मेरे ख्याल से अगर फिजिकल एजुकेशन का कोई भी बंदा होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि उसको ये न पता हो, इसलिए फटाफट बता रहा हूं। पियरे डी कुबर्टिन कहां के थे? फ्रांस के। पियरे डी कुबर्टिन, जब प्राचीन ओलंपिक खेल शुरू हुआ था, प्राचीन माने एंशिएंट ओलंपिक खेल, उसके बाद रोमनों के अत्याचार से उसको नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो फिर हजारों साल बाद, सोचिए लगभग 1500-1600 साल बाद, फिर से किसी एक ने महापुरुष बनने का काम किया और सोचा कि इसको फिर से जिंदा करते, आधुनिक ओलंपिक शुरू करते हैं। तो उन्होंने 1894 में बड़े देशों का दौरा करके, सबके साथ मीटिंग वीटिंग करके 1894 में क्या बनाया? IOC, इंडिया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, 1894 में, ठीक है। और इसको किसने बनाया? पियरे डी कुबर्टी ने। और इसी के 2 साल बाद 1896 से पहला ओलंपिक शुरू हो गया। तो पहला ओलंपिक शुरू हो गया, तो जिस साल सब सिस्टम बना था उसी साल ये हमारा मोटो भी कर दिया गया था कि इसका मोटो क्या है, कि आप लोग बहुत तेज चलो, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, ठीक है। इसको बार बार हो गया तो याद हो गया होगा। और ऊंचा, और तेज, और शक्तिशाली, हल्का, ये तो हो ही नहीं सकता कभी। हल्का, ठीक है, याद हो गया होगा। स्टाइल में रहेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, वैसे आप रटते रहेंगे और घबराता रहेगा ये साइटियस अल्टियस फोर्टियस। ये कैफ को याद कर लीजिए, तेज, ऊंचा, शक्तिशाली, ठीक है। टुगेदर हो गया। अब यहां से सवाल बन सकता है कम्युनिटर, कम्युनिटर, ठीक। नेक्स्ट सवाल, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? देखिए, उसको मैंने झटके पटके पढ़ा दिया। देखिए, ओलंपिक इतना विस्तृत गेम है, इतना विस्तृत आयाम उसका है कि वैसे भी मैंने यूट्यूब पर एक क्लास डाला हुआ है, हल्का से स्टार्टिंग का, पैन हेलेनिक गेम्स और सबका। लेकिन ओलंपिक अपने आप में एक बेमिसाल है। तो यहाँ पर मैं फटाफट हल करा रहा हूँ, जिससे ये पता चल जाए कि किस टाइप के सवाल आए हुए हैं 2018 में। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई, ठीक। 1921 में नहीं, 31 में नहीं, 40 में नहीं। इसको देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। रेड क्रॉस, देखिए, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ब्लड सर्विसेज, स्पेशली यहाँ पर ब्लड खूब दिया जाता है। और वैसे भी देखिए ये, हाँ, डॉक्टरों का आपने निशान देखा होगा प्लस का। तो रेड क्रॉस सोसाइटी देखिए कब बना था, स्पेशली 1863 में, ठीक, स्वीडन में, ठीक है, स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है वैसे। तो हेनरी ड्यूनांट ने बनाया था 1863 में। अगर याद ना हो तो ध्यान दीजिएगा, 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। 1863 में स्वीडन, चलिए थोड़ा सा नक्शा बता दे रहा हूं, क्योंकि हमारा ये यूपीएलटी ग्रेड का ये क्वेश्चन है, और हमको ये पता है कि 30 नंबर का जीके पढ़ना है, जीके क्लास हमारा चल ही रहा है। तो यहां थोड़ा सा जीके को भी ले लेते हैं, हेनरी ड्यूनांट, क्योंकि थोड़ा सा इसको ले लेंगे तो ज्यादा आसान होगा। हमारे पास 7 महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, और ये अफ्रीका, और ये एशिया, इधर ऑस्ट्रेलिया, और इधर अंटार्कटिका। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो जो हेनरी डोनाल्ड थे स्वीडन के थे, तो यहाँ पर 3 जो ये यूरोप है ना, ऐसे 3 देश हैं, ऐसे कई बार मैं बताया हूँ, 3 उंगली की तरह है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। स्वीडन के ही कौन थे? अल्फ्रेड नोबल थे, जिन्होंने डायनामाइट बम का आविष्कार किया था, जिनके नाम पर आज नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसी बहाने सब जानिएगा, नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1901 से शुरू हुआ था साथियों, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। और 1969 से 6वां क्षेत्र अर्थशास्त्र को जोड़ दिया गया, माने 6 क्षेत्रों में दिया था। किस किस क्षेत्र में? चिकित्सा में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति, और साहित्य, ठीक है। चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान,
शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। पीस के लिए दिया जाता है, इकोनॉमिक्स के लिए दिया जाता है, फिजिक्स के लिए दिया जाता है, केमिस्ट्री के लिए दिया जाता है, और आपका मतलब ये जो चिकित्सा के लिए दिया जाता है, और आपका ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो स्वीडन, ये यूरोप है, देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। तो यूरोप में ये 3 देश बड़ा गजब है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अभी एक बार और जिक्र आएगा। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसी स्वीडन के थे कौन, हेनरी ड्यूनांट। इन्होंने एक बार क्या काम किया, जो कि फ्रांस इधर है, फ्रांस इधर है, ठीक। तो एक व्यापारी थे, इन्होंने, जबकि अल्जीरिया यहाँ पर है, अल्जीरिया में व्यापार करना चाहते थे, बट कब्जा था किसका, फ्रांस का कब्जा था, इसका फ्रांस का कब्जा यहाँ अल्जीरिया में था। तो इन्होंने गया, मतलब ये गए वहां पर, कुछ उस समय नेपोलियन बोनापार्ट, नाम सुना होगा साथियों, विश्व के एक महान सम्राटों में सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का सम्राट। तो यहां से, स्वीडन से हेनरी ड्यूनांट जाते हैं अल्जीरिया के लिए कि यहाँ भैया हम लोग व्यापार करना चाहते हैं, आपका कब्जा है, थोड़ा ढील दीजिए व्यापार के लिए। तो जाते हैं फ्रांस में, किससे मिलने, नेपोलियन बोनापार्ट से। लेकिन वहां पर एक युद्ध हुआ था, आपस में फ्रांस से एक युद्ध हुआ था, और वहां पर 40,000 लोग लगभग मारे गए थे। तीनों देखा जब, तो इनका मन पिघल गया। एक ऐसे इंसान थे जिनको एक महापुरुष बनना था, एक विश्व का एक महान इंसान बनना था। तो इन्होंने क्या काम किया, अपना सब लक्ष्य छोड़ छोड़ के उस 40,000 लोगों की सेवा में लग गए, बहुत सेवा किया। कल्पना कर सकते हैं, खून देने से लेकर के सब कुछ, जितना ये दवा दारू, जितना टूटा फूटा मरण जीर्ण, सब में लग गए वो, जान लगा करके। और इतना सेवा किया कि उनका मन एकदम बिल्कुल खिन्न हो गया कि अब ये बिजनेस धंधा का सब बेकार है, मानव सेवा परम धर्म है। फिर उन्होंने किताब लिखा, उस किताब को पब्लिश करवाया पूरे यूरोप में, और कहा कि कुछ ऐसा संस्था बनाया जाए, कुछ ऐसा आप लोग पैसा दीजिए, योगदान दीजिए, समय दीजिए, और ऐसे कर्मचारी दीजिए कि एक बड़ी संस्था का निर्माण हो। फिर उन्होंने 8 मई, आई थिंक 8 मई 1863 को इसकी नींव डाली। किसकी नींव डाली, रेड क्रॉस सोसाइटी, भारतीय नहीं है, रेड क्रॉस सोसाइटी अलग है, रेड जो क्रिसेंट है, रेड क्रॉस सोसाइटी माने रेड क्रॉस ये सोसाइटी। और उसका काम क्या है कि जब भी देश में कोई आपात आता है, कोई बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, जितना चीज आता है, जब लोग मरते हैं तो ये उठा उठा कर ले जाकर सबकी सेवा करना, निःशुल्क सेवा करना। भले ही एनजीओ के रूप में इनको बहुत पैसे मिलते हों, लेकिन फिर भी सेवक तो है, नो डाउट, इनका जीवन पूरा सेवा में गुजरता है, ठीक है। तो हेनरी ड्यूनांट ने स्थापना का 1863 में, लेकिन भारत में 1920 में स्थापित हुआ, जिस साल असहयोग आंदोलन छेड़ा गया था। इंटरकनेक्टेड, ठीक है। तो हेनरी ड्यूनांट याद रखेगा, 8 मई इसलिए याद रखेगा कि 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है हर साल। 8 मई 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को हुआ था बंगाल में, ठीक है। तो 1920 में हो गया भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। चलिए ये देखिए, लंबवत कूद माने वर्टिकल जंप, सीधे सीधे है वर्टिकल जंप। वर्टिकल जंप को द्वारा शक्ति मापने को और किस रूप में जाना जाता है, वर्टिकल जंप को और किस रूप में जाना जाता है, वर्टिकल माने जंप करना, छूना। तो यह ऊंची कूद, लंबी कूद, द्विपाद कूद, सर्जेंट कूद। या ऊंची कूद तो बिल्कुल नहीं होगा, लंबी कूद भी बिल्कुल नहीं होगा, द्विपाद माने 2 पैरों वाला जो होता है, और सार्जेंट कूद, इसको हम लोग इसको वर्टिकल जंप भी बोलते हैं, सार्जेंट को, माने ये सही है और ये तीनों गलत है। वर्टिकल जंप देखिए, ये आपको चित्र में भी दिख रहा है, न तो ये लंबी कूद है, न तो ऊंची कूद है, और न द्विपाद कूद है। द्विपाद माने वो आपका जैसे दोनों पैर से डायरेक्ट, जो हम लोग बोलते हैं ब्रॉड जंप, ठीक है, ब्रॉड जंप। तो सार्जेंट कूद माने यहाँ पर एक पूरी अपनी लंबाई से बकायदे खींच के वहां पर रेखा खींच लेगा, उसके बाद जंप करेगा, मारेगा, जितना चांद जैसा उसकी ट्रेनिंग सिस्टम हो, जंप करेगा और ऊपर छुएगा, फिर और जंप करेगा, एक बार छुएगा, मतलब 3 बार अगर हो गया तो उसका बेस्ट देखा जाएगा कि आपका बेस्ट क्या है, सार्जेंट जंप। इससे बहुत ही विस्फोटक ताकत आती है, ध्यान दीजिएगा, विस्फोटक जैसे प्लायोमेट्रिक होता है, विस्फोटक माने एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग। एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग, लंबाई तो बढ़ती है बट एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग भी बढ़ता है, ठीक है। तो वर्टिकल जंप, वर्टिकल जंप जो भी चीज झटके पटके वाला हो, समझ लीजिए कि एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग दे रहा है, वो विस्फोटक शक्ति दे रहा है। विस्फोटक शक्ति माने कम समय में तेज चलना, माने तुम्हारा जो एक्सीलेटर है वो कितना बढ़िया काम करता है। एक्सीलेटर, कितने लोग का स्पीड बहुत बढ़िया होता है बट एक्सीलेटर करते हैं। कई गाड़ियां ऐसी होती हैं कि जब गर्म हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया चलेगा,
जैसे बुलेट, एक्सेलेटर के मामले में बुलेट वुलेट कुछ नहीं है, जैसा टीवीएस वगैरह है या और भी। हाँ, तो एक्सेलेटर आदमी में भले ही ज़्यादा दूर जाने पर हाँप के गिर जाए, लेकिन तुरंत जब अगर जाना उसको 1 सेकंड का देर होता है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड चूक जाता है। 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड के कुछ हिस्से से वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाता है। तो इसका मतलब इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो वर्टिकल जंप को क्या बोलते हैं? सार्जेंट जंप। देखिए इन्होंने निशान लगा दिया, फिर उसके बाद जंप मारते, फिर यहाँ निशान लगाते, फिर 3 बार ऐसे हुआ। या हम करें कि मेरा मन कर रहा है कि मैं उसको 10 बार कराऊं, 10 बार में देखो सबसे बेस्ट कौन सा आता है। हालांकि 10 बार बेकार है, जैसे लंबी कूद ऊंची कूद में 3 बार देखा जाता है, वैसे इसमें भी होता है। ठीक है, तो वर्टिकल जंप, सार्जेंट जंप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा परीक्षण हृदय वाहिका ऐसा हिंदी में लिखा हुआ है कि आप लोग घबरा जा रहे होंगे। कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस। ठीक है, इंड्योरेंस। इन सबको मैं बकायदे जब चलेगा इनका अलग से क्लास से, तो मैं हल करा रहा हूं, इनका अलग से क्लास चलेगा तो और मजा आएगा। समय भले कम लूं लेकिन घुसूंगा अंदर तक। ठीक है, तो कौन सा ऐसा जो है जो हृदय, जो हार्ट के क्षमता को, हार्ट के वैस्कुलर क्षमता को जो बढ़ाता है, माने समझ लो कि इसमें से चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो हमारे हार्ट की पावर को बढ़ाता है, ठीक, हार्ट को मजबूती देता है। कौन है वो? टटल पल्स अनुपात परीक्षण, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, रन वॉक परीक्षण। इसका मतलब उपयोग सभी ये होगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि ऑल ऑफ एबव, हाँ, नन ऑफ एबव, तो ज्यादातर सही होता है, लेकिन यहां पर हमको देखना है क्या कि तर्क संगत ढंग से सही है गलत है। ठीक है, टटल पल्स ये भी एक डब्बा वाला होता है, ये 13 इंच का होता है। ठीक, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हम जानते हैं ये भी एक डब्बा वाला होता है, 20 इंच का होता है। और रन वॉक परीक्षण माने रन एंड वॉक, रन एंड वॉक। ठीक है, तो समझ लीजिए एक हिसाब से रन। तो जब आप इसको करते हैं यहाँ पर खड़ा होकर एक बार ऊपर एक बार नीचे, इसको मैंने पढ़ाया हुआ डिटेल में को, तो यहाँ तो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट माने ये भी आपका हार्ट का जो कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस, माने उसकी जो सहन क्षमता, हमारे हृदय की सहन क्षमता कितनी है, कितने देर तक हमारी हाफरी नहीं फूलता है, कितने देर तक हम हाफरी को रोक सकते हैं, वो क्षमता है। इसमें भी वही हाल है। टटल पंच माने एक 13 इंच का डब्बा रहेगा, उस पर अप डाउन अप डाउन अप डाउन, नीचे कितना देर तक करते हो उसका सिस्टम है, कितने मिनट रेस्ट लेना है, कितने मिनट, फिर उसके पल्स रेशियो को काउंट करना है, पल्स रेट को, फिर रेस्ट करना है, फिर पल्स रेट को काउंट करना है। तो 13 इंच का होता है टटल पल्स और 20 इंच का होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। और रन वॉक दौड़ रहे हैं तो आपका पता ही चलेगा कि आपकी हृदय की क्षमता कितनी है, कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस कितना है, कितने देर तक आप उसको थाम सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ये। तो ये सब तीनों है कार्डियोवैस्कुलर, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। कार्डियोवैस्कुलर क्षमता बढ़ाने के 3 मेन है, क्या क्या? टटल पल्स रेशियो, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, रन वॉक टेस्ट, उपयोग सभी। तो ये तीनों सही है। ठीक, ये चलिए आगे है। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग किसको विकसित करने के लिए किया जाता है? फॉर व्हाट पर्पस द प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग इज गिवन, माने किस उद्देश्य के लिए, क्या डेवलप कर लिए, क्या डेवलप करने के लिए प्लायोमेट्रिक। वैसे सही बताऊं साथियों, प्लायोमेट्रिक में बहुत एक्सरसाइज आते हैं, लेकिन ये जनरली जंप इवेंट होते हैं। ठीक है, जंप इवेंट। अब वो चाहे टेढ़ा वाकुच होकर जंप करें, चाहे दाहिने करके जंप करें, चाहे बाएं करके जंप करें, चाहे, हाँ, वन आवर वो कह रहे हैं पाम थाई वाला करें, चाहे जैसे करें जंप का है। और इसका मतलब ये होता है एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग, एक्सप्लोसिव पावर माने विस्फोटक शक्ति। ठीक है, तो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग माने, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग किसको विकसित करने के लिए? विस्फोटक शक्ति चाहिए। सही है, स्थिर लचीलापन, सामंजस्यता, लंबी सहनशीलता नहीं। क्योंकि इसको देखिए, अगर थोड़ा सा देख रहे हैं, देखिए स्क्वाट जंप, अब बैठ रहे हैं फिर जंप कर रहे हैं, बैठ रहे हैं फिर जंप कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने लेग को बहुत मजबूत कर रहे हैं। झटके पटके में उठने के लिए, बहुत तेजी से एक्सेलरेट होने के लिए ये प्रयोग किया जाता है स्क्वाट जंप। ठीक है, स्क्वाट जंप है, स्प्लिट स्क्वाट जंप मैंने बताया है क्लास में। स्प्लिट स्क्वाट जंप क्या होता है? किया, फिर पूरे पैर पीछे किया, उठा, फिर जंप किया, फिर पैर पीछे किया, स्प्लिट। अब देखिए लैटरल हेडन, अब एक बार दाएं जंप करेंगे, एक बार बाएं होंगे, एक बार दाएं एक बार बाएं होंगे। देखिए इधर डेप्थ जंप, इसको सभी लोग जान रहे हो। और ये चीजें मतलब जंप इवेंट होता है, तो जितनी भी जंप इवेंट है इसका मतलब समझ जाए कि आपके पैर की शक्ति बढ़ाने के लिए है। और वह शक्ति जब भी पैर की शक्ति आती है स्पेशली जंप इवेंट में, तो हम जानते हैं कि एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग बढ़ाता है, विस्फोटक शक्ति बढ़ाता है हमारा। ठीक है, तो विस्फोटक शक्ति के लिए ये किया जाता है। ठीक, चलिए
अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ना, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अधिगम माने लर्निंग का, इनसाइड थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, है ना? हु हैड डेवलप्ड द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम, अधिगम लर्निंग माने सीखना। तो किस प्रकार से हम सीखते हैं उसमें कई चीजें मैंने पूरा बनाया हुआ है, क्लास आई थिंक यूट्यूब पर भी होगा, ठीक है, मौका मिले तो कभी जरूर डिटेल में उसको देखिएगा। यहाँ पर जो बता रहा हूँ कि अधिगम का सिद्धांत माने ये हमेशा आता रहता है, ठीक, कभी थर्डाइक का आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। थर्डाइक का सिद्धांत में भी हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं, मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको थर्डाइक ने पता हो, पावलाव ने पता हो, कोहलर ने पता हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? थर्डाइक दिया, पावलाव ने दिया, कोहलर ने दिया। माने ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, कोहलर ने दिया। और कैटल ने तो बुद्धि का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने जो त्रुटि एवं सुधार का, है ना, सिद्धांत दिया था, गलती करोगे उसके बाद अपने आप उसमें सुधार होगा और फिर पा जाओगे लक्ष्य को। इन्होंने, पावलाव ने जो ये भी उसी से मिलता जुलता दिया था जो बिल्ली वाला दिया था, बार बार गलती करती थी, बार बार गलती करती थी, फिर अंतर्दृष्टि उसको, मैंने उसको सूझबूझ आया और फिर वो खाना पा गई, है ना। इसको डिटेल पढ़ेंगे हम। थॉर्नडाइक ने जो दिया था ट्राई एंड एरर थ्योरी, कोहलर ने दिया अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इन्होंने सुल्तान नामक 6 चिंपांजी पर, सुल्तान नामक 6 चिंपांजी पर इन्होंने प्रयोग किया। मेरे ख्याल से फिगर थोड़ा पहले दिखा दिया था, सॉरी, ये देखिए फिगर, सॉरी, इसमें फिगर ऐड हो गया था, पहले में ही देखिए ये है। इनको गेस्टाल्ट थ्योरी बोलते हैं, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको हम लोग देखेंगे बाद में। ये देखिए इन्होंने 6 बंदर पर प्रयोग किया, स्पेशली सुल्तान नामक चिंपांजी पर इन्होंने प्रयोग किया। क्या? 2 प्रयोग किया। एक बार तो केला लटका दिया छत पर बंदर के लिए, और वहां डब्बा 2-3 फेंक दिया, 3 डब्बा फेंक दिया। बार बार प्रयास करता था, बार बार प्रयास करता था, उसके जंप से ऊपर था और नहीं पा रहा था। तो उसने दिमाग लगाया, एक बार बड़ा वाला डब्बा रखा, उसके ऊपर दूसरा बॉक्स रखा, उसके बाद तीसरा बॉक्स रखा, चढ़ के पा गया। कुछ देर बाद उसको दिमाग में आया, अंतर्दृष्टि उसके अंतर मन में हुआ कि यार यहाँ रखा हुआ डब्बा, चलो इसको यूज कर सकते हैं, तो कर लिया, पा गया। दूसरे वाले पिंजड़े में क्या किया, वहां दो छड़ी थी, ठीक है, बंद करने वाला, कसने वाला, एक में 2 छड़ी थी और केला टांग दिया। तो बार बार वो उठ करके, उसमें डिब्बा नहीं था, उसमें वो छड़ी से खोद रहा है, नहीं पा रहा है, फिर दूसरे के वाली छड़ी से खोद रहा है, उससे भी नहीं पा रहा है। उसके दिमाग में कुछ देर बाद आया, दोनों को ज्वाइंट कर दिया, यो को पा गया, केला उतार के खा गया। अंतर्दृष्टि, अंदर से जो निकली उसकी आवाज कि नहीं नहीं ये चीज है, ये चीज हो सकता है। बार बार करने से उसके दिमाग में एक ज्ञान गूंजा और उसके बाद वो केला पा गया। तो किसने दिया ये कोहलर ने दिया, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। थॉर्नडाइक का थ्योरी सबसे सरल है और इसको मैं थॉर्नडाइक बारे में पढ़ाऊंगा, अभी यहाँ जान लीजिए। देखिए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। कैटल ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत? बुद्धि का, ठीक है, बुद्धि का सिद्धांत दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग पढ़ेंगे। पावलोव ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने कहा था कि बार बार जब आप कोई भी चीज बार बार जब आप करते हो तो वह आपकी आदत में घुस जाती है। इनको तो हमने कितनी बार पढ़ा है और आप भी बच्चों की तरह इसको रटे होंगे, जानते होंगे, इसलिए इसको छोड़ते हैं, ठीक। थॉर्नडाइक, चलिए वैसे भी लेट हो चुका है काफी, इतना भी छोटा बनाना चाहिए, इतना छोटा करते करते भी थोड़ा बड़ा हो ही जाता है। एंडोमार्फ की विशेषता साथियों, पर्सनालिटी आ गया। हमारी पर्सनालिटी कैसी हो, सेल्डन एंड क्रैचमर ने किया है बेहतरीन व्याख्या। सेल्डन एंड क्रैचमर, ठीक है। सब लोगों ने दुनिया भर के जुंग ने दिया या और लोगों ने दिया कि हमारे व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। किसी ने कहा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, किसी ने कहा सामाजिक, ये वो दुनिया भर का। लेकिन सेल्डन और क्रैचमर का बार बार पेपर में आता है, देखिए कितनी बार आया है, फिर यहां पर आ गया है। तो इन्होंने कहा कि एंडोमार्फ की विशेषता क्या है। तो एंडोमार्फ की विशेषता अभी जब यहां जान जाओगे तब उत्तर करते हैं। यहां पर सेल्डन ने क्या कहा? एक्टोमार्फ, एक्टोमार्फ, एंडोमार्फ, ठीक है, एंडोमार्फ और मीजोमार्फ, ठीक है। मीजोमार्फ माने सरल से कठिन कहिए या कठिन से सरल कहिए, भद्दे से अच्छा कहिए, इसको हम बोलेंगे भद्दे से अच्छा। माने
बद्दे से अच्छा। यहाँ पर क्या है, एस्थेनिक, ठीक है, एस्थेनिक। देखिए स्पेलिंग पर मैं नहीं जा रहा हूँ, आप लोग अपने संग से सुधारिएगा। पिकनिक एकदम बिल्कुल याद करेगा, और एथलेटिक, एथलेटिक नाम से स्पष्ट है कि एथलेटिक होगा तो मजेदार होगा। मीजो, मीजो वैसे तो हमने जो ट्रेनिंग का साइकिल देखते हैं ना, मैक्रो साइकिल, मीजो साइकिल और माइक्रो साइकिल, ठीक है। मीजो माने वहां मध्य का होता है, बट यहाँ पर मीजो माने एकदम बिल्कुल सबसे बेस्ट। तो यहाँ ये ठीक ठाक है, यहाँ उनसे बेटर है, और ये सबसे बेटर है। इसका मतलब जान लीजिए, मीजो मार्फ, मीजो, मीजो माने मीज घस के उनको एकदम टनाटन किया गया है, ते तर्रार, मीजो मार्फ और इधर एथलेटिक। इन दोनों की खासियत होती है कि लंबे चौड़े ऐसे लोग होते हैं। लंबे क्या होते हैं, एक और चौड़े होंगे, ठीक है, मजबूत होंगे, खूनी होंगे, खूनी माने कतली नहीं, खून से भरे हुए होंगे, हथेली मजबूत होगी, कंधे चौड़े होंगे, ठीक है, कंधे एकदम मजबूत होंगे। कहने का मतलब एथलेटिक होंगे, ये स्वस्थ होंगे, ये बेहतरीन होंगी, पर्सनालिटी इनकी जबरदस्त होगी। समझ जाइए, मीजोमार्फ एथलेटिक, मीजोमार्फ एथलेटिक। एक्टोमार्फ अगर याद नहीं होता है तो ए के बाद यहाँ सी है, माने पहले सी आता है फिर एन आता है, तो पहले सी कर देते हैं फिर एन करते हैं। यहाँ पर दोनों थोड़े बीच बिचौलिए वाले, माने यहाँ की पर्सनालिटी जो होती है, मोटे होंगे, गोल मटोल होंगे, ठीक है, हंसमुख होंगे, हंसमुख होंगे, लेकिन सबसे बड़ा गलती क्या होगी, आलसी होंगे, ठीक, आलसी होंगे, सुस्त होते हैं। ऐसे लोग मोटे तो होते हैं, बड़े हंसमुख भी होते हैं, मिलेंगे, देखे आपने अपने अगल बगल देखा होगा, गोल मटोल होते हैं, छोटे से होते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमार्फ। और मोटे गोले, इधर आलसी, हंसमुख। यहाँ पर क्या पूछा है, एंडोमार्फ की क्या विशेषता है, तो पतला आम, आलसपन, शिथिल एवं वसा, मांसपेशी एवं एथलेटिक, ये है। देखिए शिथिल एवं वसा, ढीले ढाले होते हैं, वसा माने फैट होता है, ढीले ढाले माने लेथार्जिक होते हैं, लेजी होते हैं। और ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा था ना, इसलिए मैं देख रहा हूं। शिथिल एवं वसा माने इनकी विशेषता ये है, पतला और आलसपन किसमें होते हैं, ये वाले, पहले वाले। इसमें क्या होंगे, लंबे होंगे, पतले होंगे, ठीक है, कमजोर होते हैं। इसको हम लोग डिटेल में खूब पढ़ेंगे, बस यहां जान लीजिए, ये लंबे तंबे पतले होते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होते हैं। सबसे बड़ी बात कि इंटरवर्ड होते हैं, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, अपने आप में सीमित रहने वाले, अपने आप से प्यार करने वाले, अपने ही अंदर अंदर समट कर रहने वाले, बहुत ज्यादा फ्रैंक नहीं होते, ये थोड़े से उलझे हुए होते हैं। ये बड़े तेज तर्रार होते तो हैं, लेकिन वही है कि स्वास्थ्य के रूप से, खिलाड़ी के रूप से ये बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, मोटे होते हैं, गोले होते हैं, हंसमुख होते हैं। कौन, पिकनिक, पिकनिक। और पिकनिक पे समझ जाओ, इससे याद कर लो, पिकनिक पे जाने वाले कैसे हो सकते हैं, गोल मेडल होंगे, मोटे होंगे, ठीक है, और हंसमुख होंगे, आलसी होंगे, खाएंगे सो दे यार, फिर बाद में देखा जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये पिकनिक, एथलेटिक, ये समझ गया। तो इसके बाद बचा ही क्या, आस्थनिक। आस्थनिक माने वही, जो इसकी विशेषता एक्टोमार्क की, वही विशेषता आस्थनिक की, जो विशेषता एंडोमार्क की, वही विशेषता पिकनिक की, जो विशेषता मीजोमार्क की, वही विशेषता एथलेटिक की, ठीक है। तो ये है हमारा सेल्डन एंड क्रैचमर का वर्णन, सेल्डन क्रैचमर, सेल्डन क्रैचमर। सेल्डन ने कहा एक्टोमार्फ, एंडोमार्फ, मीजोमार्फ। इन्होंने कहा एस्थेनिक, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक, एथलेटिक, ठीक है। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। शिथिल माने ढीला ढाला, वशा माने फैटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे, विच ईयर फर्स्ट विंटर ओलंपिक स्टार्टेड, है ना। तो ओलंपिक वॉज स्टार्टेड, कब किया गया था, और विंटर ओलंपिक, नो, विंटर ओलंपिक कब किया गया था, 1922, 1924, जी हाँ 1924 में पहला ओलंपिक। मेरा विंटर ओलंपिक पे पूरा वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, जिसको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज चाहिए। कुछ लोगों ने कमेंट किया था अभी 2 एक दिन पहले कि सर आप बहुत डीप चले जाते हो, उतना जरूरत नहीं है हमको। कौन सा डीप, अगर ईमानदारी से बताएं, मैंने बहुत हल्का पढ़ाया है। जो वास्तव में पढ़ना चाहता होगा कि नहीं एलटी ग्रेड के अलावा भी हमको कुछ देना है, तो उसके लिए कुछ नहीं है, जीरो है, बिल्कुल नॉर्मल है। इतना भी अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप नौकरी के विचार तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। वन लाइनर से कभी सिलेक्शन नहीं होता है साथियों, वन लाइनर रटने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, बस आप काम चला सकते हैं। फिलहाल ठीक है, थोड़ा सा इसका हम लोग बैकग्राउंड जान लें कि 1900
एक चीज नाम याद रख लिया, सर विक्टर बाल्क, सर विक्टर बाल्क, ये भाई साहब स्वीडन के भी थे, स्वीडन के मैंने उनको भी बताया था, ठीक है, जो सर हेनरी डिनांट, स्वीडन के हेनरी डिनांट, ठीक है। चलिए, तो हुआ क्या कि 1901 से लेके 1916 तक नार्डिक खेल होते थे। नार्डिक खेल, देखिए एक क्वेश्चन इसमें और छिपा हुआ, नार्डिक खेलों का काल कब से कब तक था? 1901 से 16 तक, ठीक। जो मेन ओलंपिक गेम था उसको हमने देखा कि 1894 आईओसी बना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के जो कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने चलाया था इसको, सारा सिस्टम देखते रहे और उसके मतलब मेंबर के हेड भी रहे, मेंबरों के हेड भी रहे। क्या नाम मैंने लिया था उनका? क्या बात, पीरेडी कुपर्टिन, सॉरी पीरेडी कुपर्टिन, हजारों लाखों बार नाम लिया गया लेकिन कभी कभी भूल जाता है। तो पीरेडी कुपर्टिन ने चलाया आधुनिक ओलंपिक खेल को। ये कब हुआ? ये 1924 से शुरुआत, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना क्या, 1901 से 1916 तक नार्डिक गेम होता था। कहाँ? यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में साथियों। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, इतनी बार बताता हूँ कि आप रट लिया करिए, और ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप में नार्डिक देश में 6-7 देश आते हैं। कौन कौन? ये जो तीनों उंगली वाले ये तो वही है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इधर डेनमार्क, इधर आइसलैंड, इधर फरो आइलैंड, ठीक है। कुल मिला जुला के इसको हम लोग नार्डिक कंट्री बोलते हैं। इधर ग्रीनलैंड भी है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, वो भी नार्डिक में ही आता है। तो इन सब लोग मिलकर के गेम खेलते थे, नार्डिक खेल। तो ये बाल्क महोदय, ये जो स्वीडन के थे, सर विक्टर गुस्ताव बाल्क, ये इन्होंने क्या काम किया कि सोचा कि यार जो ओलंपिक, जो मेन ओलंपिक हो रहा है 1920 वाले ओलंपिक में, 1920 वाले ओलंपिक में इसको शामिल कराया जाए। किस खेल को? जो शीतकालीन ओलंपिक, माने माने जो ठंडे स्थलों पर खेला जाता है। सोचिए, जितना चाहे स्कीइंग हो, आइस स्कीइंग आपने देखा होगा, बर्फ पर खेले जाने वाले खेल। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानकारी लेने साथियों, पूरा 15 गेम का मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ है, फिगर सहित दिया हुआ है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि चलो 1920 में इसको मेन ओलंपिक गेम में शामिल कर लेते हैं। किसको? ये नार्डिक गेम को। लेकिन नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वो तीनों उंगली वाले जो थे, उसको हम लोग स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं, उन तीनों ने विरोध किया कि नहीं भैया, हमारा मूल खत्म हो जाएगा, हमको उसमें मत मिलाइए, हमको अलग रहने दीजिए, नार्डिक गेम जो हो रहा है ना उसको होने दीजिए, उसको उसमें मत मिलाइए। लेकिन चलो वहां पर तो पोस्टपोन हो गया, बट और लोगों का विचार था कि नहीं, इसको एक पहचान मिलनी चाहिए, इसको एक पहचान मिलनी चाहिए, ठीक है, शामिल मत करो, अलग से कर दो, हमारा अलग अस्तित्व बरकरार रहे। अब उसी समर वाले विंटर ओलंपिक में आप विंटर घुसा देंगे तो बेकार हो जाएगा, ठीक। गर्मी की चीज खेलने जाने वाली चीजें अब ठंडी में खेले जाने वाली चीजों के साथ मिक्स कर दिया जाए तो बेकार हो जाएगा। तो लास्ट में 1920 वाले में एंटवर्प ओलंपिक में, जो बेल्जियम में हुआ, एंटवर्प ओलंपिक, इसमें निर्णय लिया गया 1924 में जो पेरिस में ओलंपिक होने वाला है, वहां से समर ओलंपिक भी होगा और विंटर ओलंपिक भी होगा। समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक तो पहली बार 1924 में। चलिए, मैं आप लोगों से एक भी सवाल पूछा नहीं, पूछ रहा हूं मैं, मुझे नहीं याद है, आप लोग बताइए 1924 में पहला ओलंपिक खेल कहां शुरू हुआ था? विंटर ओलंपिक खेल कहां से शुरू हुआ था? फ्रांस में, पेरिस में, लेकिन विंटर वाला कहां हुआ था? ठीक है, विंटर वाला कहां हुआ था? क्योंकि हमने तो बता दिया समर ओलंपिक का, अब विंटर का आप बताइए कहां हुआ? शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ किए गए? 1924 में। चलिए देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और है। कंट्रास्ट बात में प्रयोग की जाने वाली वस्तु का नाम क्या है साथियों? तो इसमें प्रथम वस्तु का क्या नाम है? तो अब कितना लेट हो रहा है, चलिए जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। लेट माने लंबा क्लास हो रहा है, लेट कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो 12 बजे रात में बनाता ही हूँ, लेकिन लंबा क्लास हो रहा है, हो सकता हो कि आप थक जाए, पक जाए। कंट्रास्ट बात, कंट्रास्ट वैसे भी तुलना वाली चीजों का होता है कंट्रास्ट,
तो हम लोग जब कोई दिक्कत होती है मांसपेशी गुम्बड़ छोटी मोटी चोटें, तो 2 बाल्टी लेते हैं, कंट्रास्ट बाथ में 2 बाल्टी लेते हैं, ठीक है। इसमें कंट्रास्ट बाल्टी तो पढ़ा दिया गया है, फिर से कहाँ से आ गया ये कंट्रास्ट बाथ, ठीक है। ये है निम्नलिखित में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है। जल चिकित्सा माने हाइड्रोथेरेपी, ठीक है, हाइड्रोथेरेपी कौन सा जल चिकित्सा का, मतलब जल द्वारा चिकित्सा किसमें नहीं होता है। वैक्स बाथ ये होता है मोम, मोम से होता है, तो ये बिल्कुल नहीं है। क्रायो चिकित्सा माने होता है ठंडी जल चिकित्सा। वर्लपूल माने होता है भंवर जल चिकित्सा। कंट्रास्ट बाथ माने होता है गर्म पानी और ठंडे पानी की व्यवस्था, ठीक है, गर्म पानी और ठंडे पानी की। तो इसका मतलब तीनों ये जल से है, और ये बिल्कुल आपका, या ये कहिए ये सही है, ठीक, ये सही है। कौन सा, वैक्स बाथ। अब वैक्स बाथ पर थोड़ा देख लेते हैं। क्रायो चिकित्सा साथियों ये ठंडी चिकित्सा पद्धति होती है। ठंडी माने बर्फ में जो होता है, चाहे वो आइस कोलेट्रल पैक हो, है ना, ऐसे 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 करके पैक होता है एक ही में, उसको ठंडा करके चोटग्रस्त जगहों पर रखा जाए। या फिर आपका इमर्सन बात हो, बिल्कुल इमर्स कर दे, डूब जाए, जिस प्रकार से हम लोग मूर्ति को इमर्स करते हैं, विसर्जित करते हैं, अपने आप को ठंडे पानी में डुबा दे। कई प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे क्रायो चिकित्सा में। वर्लपूल बात को थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्लपूल माने भंवर होता है। आपने भंवर देखा होगा नदियों में, समुद्र में भंवर देखा होगा, जब घूमता है तो हाँ सब कुछ ले डूबता है, हम लोग कुछ भी फेंकते हैं तो अंदर घुस जाता है वो। अरे हम लोग जानते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल एक भंवर ही है, बहुत बड़ा भंवर है, किलोमीटर में, कई किलोमीटर में भंवर है। बड़े बड़े जमीनी जहाज को तो लेता ही है जो समुद्र पर चलते हैं, ऊपर वाले जहाज को भी खींच लेता है, ठीक है। तो वर्लपूल बात, तो ऐसा नकली वर्लपूल बनाया जाता है, नकली भंवर बनाया जाता है। देखिए ये आपका टब है, देखिए बगल से सब लगा हुआ है, छोटे छोटे छेद पाइप लगा हुआ है, वहां से तेजी से फोर्स में आता है और इस ढंग से पानी को मथता है कि वो भंवर के रूप में हो जाता है। भंवर, भंवर से फायदा क्या होता है कि पहली बात इतना तेज भंवर करता है कि वहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति माने आपका ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाता है। इसका मतलब जो चीज हमको नीचे की तरफ खींचते हो खींचेगी नहीं, एकदम शून्य हो जाता है। तो आप अगर उसमें अपना चोटिल भाग, जो इंजर्ड एरिया है, जिसको डालेंगे आप, तो वहां पर क्या है कि वो आसानी के नीचे चलता जाएगा, वहां पर झूलता रहेगा, ठीक है। अब बायोन्सी जो होती है, जो उत्प्लवन बल होता है, हमने पढ़ा है ना, बड़ी बड़ी जहाजें तैरती रहती हैं, आर्किमिडीज ने दिया था बायोन्सी का जो थ्योरी था, उत्प्लवन बल का सिद्धांत, कि जहाज इसलिए नहीं डूबती कि अपनी वजन का पानी तो ऑलरेडी वो निकाल लेती है, बैलेंस कर लेती है, नहीं डूबती है, ठीक है। तो वही बल, उसी बल में उस चिकित्सा का इस्तेमाल होता है। हम लोग इसको देखेंगे वर्लपूल बात है, बट यहाँ पर जान लीजिए वर्लपूल माने भंवर बात, और भंवर में 2 चीजें होती हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल फिनिश हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति 0 हो जाता है, ठीक है, इसलिए उसका बढ़िया से चोटिलग्रस्त भाग पर पानी खूब पड़ता है बढ़िया से। और दूसरा है कि बायोन्सी उत्प्लवन बल की वजह से भी, ठीक है, वहां पर सिस्टम इतना बैलेंस में रहता है कि उसका बढ़िया से अच्छा चोटग्रस्त भाग का इलाज होता है, सुकून मिलता है, ठीक है। और कंट्रास्ट बात हमने पढ़ाई। वैक्स बात साथियों, इसमें होता है, वैक्स बात को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराफिन बात, ठीक है, पैराफिन बात, पैराफिन माने मोम, मोम का बात। इसमें कई चीज होता है, देख लेते हैं। देखिए पहला हो गया पैराफिन बात, दूसरा हो गया पैराफिन पेंटिंग, पेंटिंग, और तीसरा हो गया पैराफिन डिप, ठीक है, पैराफिन डिप। डिप माने, अब पैराफिन बात माने जिस प्रकार से हम लोग जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, निकल जाते हैं, फिर डुबकी लगाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है, डाइव करते हैं, डुबकी लगाते हैं, निकल जाते हैं, उसी प्रकार से मोम के घोल से भी इलाज होता है। वैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मोमबत्ती जब जलती रहती है तो हम लोग, हमारे हाथ पर गिरता रहता है, हथेली पर, लेकिन जलता तो है बट इतना नहीं जलता कि सहन शक्ति न हो। भाई बहुत तगड़ा आप ले लिए हैं, बहुत मोटा है, गिर रहा है, धड़ाधड़ा गिर रहा है, तब तो थोड़ा जलन होगा, लेकिन नॉर्मल गिरता रहता है, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब कि बहुत ही बेहतरीन इलाज हो सकता है। गर्म, गर्म चिकित्सा पद्धति है, ठीक है, गर्म चिकित्सा पद्धति है, ये भी तो गर्म ही होता है। तो पैराफिन बात माने जिस प्रकार से हम नहाते निकलते हैं, तो आपको डालेंगे। हाँ 3 चीजों का इसमें मिश्रण होता है, हम लोग मेन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, जहां सीरियल बाय सीरियल होगा। उसमें आपका पेट्रोलियम जेली रहता है, आपका सॉलिड पैराफिन होता है, और आपका लिक्विड पैराफिन माने तरल मोम, ठोस मोम और पेट्रोलियम जेली को मिला के पेस्ट बनाया जाता है, उसका रेशियो चर्चा करेंगे, क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। लेकिन अभी जानिए कि तीनों को मिलाकर के एक मोम का घोल बनाया जाता है,
और उसको 40, 45, 48 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके मतलब वो टेम्परेचर रहेगा। तो उसमें क्या करेंगे हम, डालेंगे निकालेंगे, तुरंत जम जाता है आपको पता है, फिर डालेंगे निकालेंगे, फिर जम जाएगा, 7-8 लेयर 12 लेयर कर लेंगे, ठीक है। तो अंदर एकदम बिल्कुल हीट बरकरार रखेगा, वो सहन क्षमता रहे। उसके बाद उसको तौलिया से लपेट देंगे कि वो उसका हीट, उसका उष्मा जो है बरकरार रहे। और फिर कुछ देर बाद जब निकालते हैं, बकायदे वो टिश्यूज में जाके, ऊतक में जा करके बढ़िया गर्म सरम करके वो अपना प्रभाव छोड़ता है। बकायदे ये आयुर्वेद है, बकायदे उसका फायदा करता है। सेम सेम वही पैराफिन पेंटिंग है, माने ब्रश ले लेंगे चौड़ा सा, उसके बाद छोटे ग्रस भाग पर ऐसे डालेंगे, उसमें निकाल के फिर यहाँ लीपेंगे, फिर थोड़ा देर बाद सूख जाएगा, फिर डालेंगे लीपेंगे, पेंट जहां भी, चाहे उंगली में, खास करके किसके लिए होता है, ये ज्वाइंट पेन के लिए होता है साथियों। ज्वाइंट पेन जहां भी है, चाहे आपका उंगलियों में है, कलाइयों में है, एल्बो में है, नी में है, ज्वाइंट पेन का ये ज्यादा बेहतरीन कारगर होता है, ठीक है। तो पैराफिन पेंटिंग माने ऐसे करके उसके बाद फिर तौलिए से ढक देंगे, या तो ऐसा भी हो सकता है पॉलीथीन ढकने के बाद तब तौलिया लगाएं, कुछ देर तक और गर्म रहेगा। इस प्रकार से हम लोग हल्दी प्याज लगाते हैं या घी लगाते हैं, गर्म घी, गर्म है तभी मजा आता है। और ये पैराफिन डिप यहाँ पर क्या है, उसी में डाल देंगे, बका दे कुछ देर तक डाल देंगे, काफी देर तक, ठीक। और उसके बाद फिर निकालेंगे। तो सोचिए काफी देर तक डालें, लेकिन ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जो कि हमारे सहन शक्ति के अंदर हो, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल हमने देख लिया, पैराफिन बात, पैराफिन पेंटिंग, पैराफिन डिप। तो हम लोग वैक्स बात को पैराफिन बोलते हैं। ये जल चिकित्सा नहीं है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी, क्रायोथेरेपी माने ठंडी जल चिकित्सा, क्रायोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, इसका भी दोनों मेरा क्लास पढ़ा हुआ है। हाँ, सब फ्री में पढ़ा हुआ है। देखिए आप लोग, यहाँ तो क्वेश्चन आंसर सेशन से थोड़ा सा और लंबा चल रहा है, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, मेसो चक्र परीक्षण की प्रशिक्षण की अवधि क्या है। मेसो चक्र हम लोग जानते हैं, जब ट्रेनिंग लिया जाता है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग लिया जाता है, तो उसमें कई प्रकार की ट्रेनिंग होती है, छोटा ट्रेनिंग, मध्यम ट्रेनिंग और बड़ी ट्रेनिंग। इसको भी मजेदार ढंग से, इसके बड़े अंदर बड़ी बड़ी गहराई है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें जान लें कि जो तो होता है मैसो माने होता है बड़ा, मीसो माने होता है मीडियम, और माइक्रो माने होता है छोटा, ठीक है। मैसो चक्र, मीसो चक्र, माइक्रो चक्र, ठीक। लंबा क्लास हो गया, कोई बात नहीं। तो मैसो चक्र की प्रशिक्षण अवधि कितना, सबसे जो बड़ा होता है ये लगभग 1 वर्ष का होता है, माने इसमें जो ट्रेनिंग दिया जाता है 1 वर्ष का दिया जाता है। और माइक्रो सबसे छोटा होता है, माइक्रो माने बहुत छोटा, मीजो माने मिडिल में आ गया। तो एक तो लगभग 1 वर्ष का हो जाएगा, एक 3 से 6 सप्ताह का हो जाएगा, ठीक है, 3 से 6 सप्ताह का, और एक हो जाएगा मात्र 1 सप्ताह का। जो सबसे छोटा होता है वो 1 सप्ताह का, ठीक है। तो ट्रेनिंग 1 सप्ताह। अब इसमें कई क्राइटेरिया है, कई अंदर कई पॉइंट हैं, बस इतना यहाँ पर जान लीजिए आज। मैसो चक्र प्रशिक्षण की अवधि क्या है, इसका मतलब ये जो ट्रेन साइकिल है, स्पेशली ट्रेनिंग साइकिल, हम लोग बार बार देखें कि परीक्षाओं में आता रहा है बार बार। तो यहाँ से भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है सारे क्वेश्चन जितने आते हैं, मैसो चक्र, मेसो चक्र और माइक्रो चक्र, माइक्रो साइकिल, ठीक है। तो 3 से 12 सप्ताह तो बिल्कुल नहीं है, 3 से 6 सप्ताह वाला दूसरा होता है। एक तो माँ के लिए कोई नहीं होता है, होता 1 सप्ताह का होता है सबसे छोटा वाला, ठीक है। बस इतना, ये आज का इतना ही। 12 क्वेश्चन हमने शायद आज लिया, ठीक है। इसमें कुछ चीजें बड़े जल्दी से किया, क्योंकि मिनिमम 1 घंटा क्लास बहुत होता है। आप लोगों के जहां तक मैंने देखा है, जज्बात देखा है, जहां गहराई देखा है, 1 घंटे क्लास बहुत होता है। चले बताइएगा, कमेंट करिएगा। आप लोग करते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमेंट करिएगा, बताइएगा अच्छा है तो उसको बढ़ाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो मर्जी हो वो करिए, लेकिन ईमानदारी से देखिए और नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।